हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शुभम लेक्चरर। जितने भी हमारे स्टूडेंट इस बार हैं 12th में और जिनको 2025 बोर्ड एग्जाम देना है, उनके लिए आज का ये क्लास बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि आज के इस क्लास में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ क्लास 12 इंग्लिश ग्रामर के पूरे बुक के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर को। देखिए, बहुत सारे हमारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे, सर आपने आर्टिकल बताया, आपने लेटर बताया, आपने इंग्लिश प्रोज पोएट्री सप्लीमेंट्री के क्वेश्चन बताए, लेकिन आप इंग्लिश ग्रामर पर एक ऐसा वीडियो लेकर आइए जो हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो। तो आज हम पूरे इंग्लिश ग्रामर को एक ही वीडियो में कवर करेंगे, यानी कि जो आपका सेक्शन सी होता है ना, फुल सेक्शन सी इन वन वीडियो। क्योंकि आपके सेक्शन सी में जो 9 टॉपिक हैं, पूरे 9 टॉपिक हम एक वीडियो में कवर करेंगे। तो आज कर लो 20 नंबर पक्का। अब आप कहेंगे सर सेक्शन सी तो 25 नंबर का आता है, आप 20 नंबर बता रहे हैं। देखो भैया, इसमें एक हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन होता है जिसको मैंने इसमें ऐड नहीं किया है। तो आपका टोटल 20 नंबर कंप्लीट मैं कराने वाला हूं। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि कौन कौन से वो टॉपिक हैं जिसको हम पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में। देखो, सबसे पहले हम डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन को पढ़ेंगे। इसके 2 क्वेश्चन हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे। उसके बाद में हम सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस को पढ़ेंगे, 2 क्वेश्चन सबके हम पढ़ेंगे। फिर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस, ठीक है। उसके बाद में हम पढ़ेंगे सिंटैक्स को, फिर आइडियम्स एंड फ्रेजेस, उसके बाद में एंटोनिम, फिर सिनोनिम्स, फिर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, और एटलीस्ट हम लोग पढ़ेंगे होमोफोन्स को। यानी कि टोटल 9 टॉपिक हम पढ़ेंगे, एक एक टॉपिक के 2 क्वेश्चन। तो टोटल आपके 18 क्वेश्चन निकलकर सामने आएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप लोगों को करना कुछ नहीं है, सिर्फ वीडियो को लाइक करना है, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन की। बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं सर मुझे डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना नहीं आता है, तो आप बताइए कोई इजी ट्रिक। देखो भैया, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन में आपको कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन दिया जाएगा। जैसे देखो, फर्स्ट क्वेश्चन है, ही सैड आई सॉ दिस मैन लॉन्ग एगो। ये आपका डायरेक्ट स्पीच है, क्योंकि देखो यहां पे रिपोर्टिंग वर्ब रिपोर्टेड स्पीच दोनों है। अब इसको आपको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना है, ठीक है। आपको 2 नंबर इसके लिए दिया जाएगा। अब सबसे पहले आप जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे तो आपको देखना क्या है। देखो, ही सैड उसने कहा, आई सॉ मैंने देखा, दिस मैन इस आदमी को, लॉन्ग एगो बहुत पहले। तो उसने कहा मैंने इस आदमी को बहुत पहले देखा या बहुत पहले देखा था। तो आप लोग ये बताइए कि जो आपका ये इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है, ये आपका रिपोर्टेड स्पीच होता है, ठीक है। ये कौन सा सेंटेंस है? पहले सेंटेंस को देखिए, तो ये असर्टिव सेंटेंस है। ये इंट्रोगेटिव नहीं है, बिल्कुल नहीं है। इंपरेटिव भी नहीं है, ऑप्टेटिव भी नहीं है, एक्सक्लामेटरी भी नहीं है। तो ये आपका असर्टिव सेंटेंस है। दूसरी चीज, कौन सा टेंस यहां पे है? देखो, आई सॉ दिस मैन लॉन्ग एगो, मैंने इस आदमी को बहुत पहले देखा था। तो देखो, वर्ब का सेकंड फॉर्म लिखा है, क्योंकि सी का सेकंड फॉर्म सॉ होता है, ठीक है। तो यहां पे ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस होगा, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आपका वर्ब का सेकंड फॉर्म हम यूज करते हैं पॉजिटिव में, ठीक है। तो जब आप इसको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे तो ये पास्ट परफेक्ट टेंस में कन्वर्ट होगा, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट टेंस हमेशा पास्ट परफेक्ट टेंस में बदलता है। तो इसको कैसे लिखेंगे? देखो ध्यान से समझना। ही लिखेंगे, सैड के स्थान पर हम सैड ही लिख देंगे, क्योंकि सैड टू नहीं है तो हम टोल्ड नहीं लिखेंगे, ठीक है। बीच में हम कंजक्शन डैट का यूज करेंगे, क्योंकि डैट का यूज हम करते हैं। तो ही सैड डैट, ठीक है। इसके बाद में देखो, आपका आई है फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन, ये बदलेगा सब्जेक्ट से, क्योंकि फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन हमेशा सब्जेक्ट से, सेकंड का ऑब्जेक्ट से, और थर्ड में नो चेंज। ये सन वाला ट्रिक आपको याद रखना है, ठीक है। तो अब दैट हो गया, आई बदलेगा ही से, तो आई जब ही से बदलेगा भैया तो ही हो जाएगा, ही, ठीक है। तो दैट ही। अब ये आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, जब इसको इनडायरेक्ट में बदलेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस में कन्वर्ट होगा। पास्ट परफेक्ट टेंस में हम हैड का यूज करते हैं और वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। तो सॉ का थर्ड फॉर्म होगा सीन। देखो, सी है फर्स्ट फॉर्म, सॉ है सेकेंड फॉर्म, और सीन जो है ये थर्ड फॉर्म है। तो आई सॉरी, ही हैड सीन, ठीक है। दिस बदल जाएगा दैट में, ये दूसरा वाला डैट है। देखो, जब आपके डायरेक्ट स्पीच में दिस होता है ना, तो इनडायरेक्ट में जब इसको बदलते हैं तो डैट में बदलता है, ठीक है। तो दैट मैन, मैन
मैन, लॉन्ग को हम लॉन्ग ही लिखेंगे, एगो आपका बदल जाएगा बी4 में, क्योंकि एगो है अगर आपके डायरेक्ट स्पीच में, तो इनडायरेक्ट में बदलेंगे तो बी4 में बदल जाता है। तो ये आपका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच हो चुका है। आपको करना क्या था, ही सैड, बीच में कंजक्शन डैट लगाना था, क्योंकि ये असर्टिव सेंटेंस है तो डैट का यूज करेंगे। आई है फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन बदला है सब्जेक्ट से, सब्जेक्ट है ही, तो आई की जगह पर ही हो जाएगा। ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, पास्ट परफेक्ट टेंस में कन्वर्ट होगा तो हैड लिखेंगे, वर्ब का थर्ड फॉर्म सीन लिखेंगे, दिस बदलेगा दैट में, मैन लॉन्ग एगो बदल जाएगा बी4 में। हो सकता है कि आप में से कुछ स्टूडेंट हो जिनको ये समझ में ना आ रहा हो, क्योंकि आपने रूल्स नहीं पढ़ा है। अगर आपने रूल्स पढ़ा होता तो ये आपके लिए बिल्कुल हलवा हो जाता गाजर का, ठीक है। लेकिन चलो, रूल्स पढ़ाओ या ना पढ़ाओ, हम हैं आपके साथ, और जब तक हैं हम, नो टेंशन। चलो दूसरा वाला क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा सा इसको हम समझते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, दूसरा वाला हमारा डायरेक्ट इनडायरेक्ट है। देखो, मोहित सैड टू रीता, मोहित ने रीता से कहा, व्हाई डिड यू स्टॉप हियर, तुम यहां क्यों रुक गई। तो मोहित ने रीता से कहा, तुम यहां क्यों रुक गई। बहुत फिक्र करता है बेचारा। तो देखो ये आपका, अब यहां पे सीधा सीधा आप समझो, देखो यहां पे आपका जो रिपोर्टेड स्पीच है, जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है, ये कौन सा सेंटेंस है। तो सिंपल है ये भैया, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, क्योंकि वाई आगे लगा है, उसके बाद क्वेश्चन मार्क आपका लगा है सेंटेंस पूर्ण होने के बाद, ठीक है। कौन सा टेंस है यहाँ पे, तो यहाँ पे आपका है पास्ट इंडेफिनिट टेंस ही है। क्यों, क्योंकि डिड लगा है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हम डिड का यूज करते हैं। तो इसको अब हम बदलेंगे, ध्यान से समझना, यहां से लिखेंगे मोहित, भैया मोहित ही रहेंगे। देखो अगर आप इंट्रोगेटिव को इनडायरेक्ट में बदल रहे हो तो सैड टू के स्थान पर हम लिख देंगे आस्क्ड, तो मोहित आस्क्ड लिख दिया हमने, ठीक है। रीता को भी हम रीता ही रहने देंगे, रीता। अब इंट्रोगेटिव है और अगर आपका क्वेश्चन वर्ड पहले आया है तो आपको डायरेक्टली वही क्वेश्चन वर्ड उठाकर लिख देना है। अगर मान लीजिए व्हाई नहीं होता, डिड यू स्टॉप हियर होता, तो हम इफ या वेदर का यूज करते, बट यहाँ पे व्हाई है, क्वेश्चन वर्ड है, तो क्वेश्चन वर्ड को डायरेक्टली लिखेंगे। उसके बाद में हम सब्जेक्ट को लिखेंगे, ना कि हेल्पिंग वर्ब को। तो व्हाई यू है, सेकंड पर्सन का प्रोनाउन बदलेगा ऑब्जेक्ट से, मैंने बताया था सेकंड का ऑब्जेक्ट से बदलता है, तो ऑब्जेक्ट है रीता। देखो मोहित ने रीता से कहा, किससे कहा, रीता से, ये ऑब्जेक्ट हो गया। किसने कहा, मोहित ने, तो ये सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। तो किसने का प्रश्न करने पर सब्जेक्ट, किससे का प्रश्न करने पर ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो व्हाई यू बदलेगा रीता से, तो रीता फीमेल है, तो इनके लिए सी का यूज करेंगे, व्हाई सी, ठीक है। अब देखिए यहां पे ध्यान दो, देखो यहां पे आपका ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, जब इसको इनडायरेक्ट में बदलेंगे तो पास्ट परफेक्ट टेंस में कन्वर्ट होगा, तो सी हैड, व्हाई सी हैड, क्योंकि पास्ट परफेक्ट टेंस में हैड लगता है, ठीक है। सी हैड, स्टॉप बदल जाएगा स्टॉप्ड में, स्टॉप्ड। और अगर आपके डायरेक्ट स्पीच में हियर है तो जब उसको इनडायरेक्ट में बदलेंगे तो वो दियर हो जाएगा, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से होगा, मोहित आस्क्ड रीता व्हाई सी हैड स्टॉप्ड दियर। बस हो गया, ये इनडायरेक्ट में बदला जा चुका है। तो स्टूडेंट मैंने आपको दो ऐसे डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन बताए जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से, तो इनको जरूर पढ़ लेना। और मैं कहता रहता हूं अभी तो ट्रेलर है मेरे भाई, पिक्चर अभी बाकी है, आगे आगे देखिए होता है क्या। चलो दूसरा वाला अब हम देखते हैं, सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेज, मतलब सेंटेंसेज को जोड़ना, दो या दो से अधिक सेंटेंसेज को जोड़कर एक सेंटेंस बनाना, लेकिन उसका मीनिंग नहीं बदलना चाहिए, ये ध्यान में रखना है। देखो फर्स्ट, ही गेव देम हिज एडवाइस, यानी कि ही गेव उसने दिया, देम उन्हें, हिज एडवाइस अपनी सलाह, तो उसने उन्हें अपनी सलाह दी। ही उसने हेल्प्ड सहायता किया, देम उनकी लाइबरली उदारता से, और उसने उदारता से उसकी सहायता या मदद की, ठीक है। इसको बदलना है सिंपल सेंटेंस में। अब यहां पे आप देखेंगे तो दो सेंटेंस है, फर्स्ट है ही गेव देम हिज एडवाइस, ये फर्स्ट वाला है क्योंकि फुल स्टॉप लगा है, फिर ही हेल्प्ड देम लाइबरली, ये सेकंड वाला सेंटेंस है। अब दोनों सेंटेंस को जोड़कर एक सेंटेंस आपको बनाना है, वो भी सिंपल सेंटेंस, लेकिन इसका मीनिंग नहीं बदलना चाहिए, जो ऊपर कहा जा रहा है वही नीचे भी होना चाहिए, सिंपल सा है। तो इसको हम बदलते हैं, देखो कैसे लिखेंगे, कुछ इस प्रकार से, ही गेव देम, सॉरी ये इस तरह से नहीं रहेगा, इसको मैं कट कर देता हूं क्योंकि आपको बदलना है सिंपल सेंटेंस में। तो इसको कुछ ऐसे लिखेंगे, बिसाइड्स, बिसाइड्स का मतलब होता है के अतिरिक्त या के अलावा, ठीक है। तो बिसाइड्स गिविंग, गिविंग देम
हिज एडवाइस ही हेल्प्ड देम लाइबरली, ठीक है, लाइबरली, ठीक है। तो इस प्रकार से कुछ होगा। बिसाइड्स मैंने क्यों लगाया, क्योंकि बिसाइड्स का मतलब होता है के अलावा। तो इसको कैसे हम पढ़ेंगे, बिसाइड्स गिविंग देम हिज एडवाइस, यानी कि उन्हें अपनी सलाह देने के अलावा ही हेल्प्ड देम लाइबरली, उसने उदारता से उसकी मदद की। तो ऊपर भी यही था, नीचे भी वही मीनिंग है। ऊपर था कि उसने उन्हें अपनी सलाह दी, फिर ही हेल्प देम लाइबरली, उसने उदारता से उसकी मदद की। नीचे मैंने लिख दिया बिसाइड्स गिविंग देम हिज एडवाइस ही हेल्प देम लाइबरली, यानी कि उन्हें अपनी सलाह देने के अलावा उसने उदारता से उसकी मदद की। दोनों का मीनिंग सेम है, बस यहां पे मैंने कुछ इस प्रकार से लिख दिया क्योंकि हमें सिंपल सेंटेंस में इसको कन्वर्ट करना था। यहां पे कॉमा हमने लगाया है, तो इसका मतलब ये दोनों ये एक ही सेंटेंस है, ठीक है। चलो दूसरा देखते हैं भाई मेरे, दूसरा वाला समझो, इंपॉर्टेंट है समझना। देखो दूसरा, ही इज वेरी पुअर, वो बहुत गरीब है, ठीक है। ही कैन नॉट बाई ए स्कूटर, वो स्कूटर नहीं खरीद सकता। इसको बदलना है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में। देखो वो बहुत गरीब है, वो स्कूटर नहीं खरीद सकता, इसको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में आपको बदलना है। कैसे बदलोगे, चलो बदलते हैं। क्या है, देखो सिंपल तरीके से अगर आप लोग अच्छे से ध्यान से समझोगे तो आपको बहुत जल्दी समझ में आएगा, ठीक है। तो कैसे इसको लिखेंगे, देखो ऐसे लिखेंगे, ही कैन नॉट बाय ए स्कूटर, ठीक है। बिकॉज बीच में लगा देंगे, बिकॉज लग गया, इसका मतलब ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कन्वर्ट हो गया। बिकॉज ही इज वेरी पुअर, मतलब ऊपर क्या था, ही इज वेरी पुअर, वो बहुत गरीब है। ही कैन नॉट बाई अ स्कूटर, वो एक स्कूटर नहीं खरीद सकता। नीचे मैंने लिख दिया, ही कैन नॉट बाई ए स्कूटर, वो एक स्कूटर नहीं खरीद सकता। बिकॉज, क्योंकि ही इज वेरी पुअर, वो बहुत गरीब है। उसी को मैंने उल्टा लिख दिया, सिर्फ बिकॉज बीच में मैंने लगा दिया। भैया ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में बदला जा चुका है। देखते देखते अचानक ये क्या हो गया, देखो सिंपल सा है, ही कैन नॉट बाई ए स्कूटर बिकॉज ही इज वेरी पुअर, वो ये स्कूटर नहीं खरीद सकता क्योंकि वो बहुत गरीब है। बस हो गया मेरे भाई, सिंथेसिस भी कंप्लीट हुआ। अब चलो अपने दूसरे टॉपिक पे चलते हैं, तीसरे वाले टॉपिक पे। इनका नाम है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस। टॉपिक तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस, ठीक है। चलो इसको भी देखते हैं थोड़ा सा। इसका मतलब होता है ट्रांसफॉर्म करना, सेंटेंसेस को ट्रांसफॉर्म करना। लगभग उसी की तरह रहेगा, ज्यादा डिफरेंस दोनों में रहता नहीं है। तो इसको आपको ध्यान से समझना है, ठीक है। देखो कैसे इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। देखो फर्स्ट वाला, सी इज टू वीक टू गो टू हॉस्पिटल फॉर मेडिसिन, यानी कि वो दवा लेने के लिए अस्पताल जाने में कमजोर है। मतलब वो दवा लेने अस्पताल जाने के लिए कमजोर है। इसमें आपको रिमूव टू करना है, मतलब ये वाला टू आपको हटाना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, रिमूव टू वाला काफी ज्यादा आता है। तो इसको ऐसे लिख देंगे सिंपल सा, सी इज सो वीक, टू के जगह पर सो लिख देंगे, सी इज सो वीक, बीच में लगा देंगे दैट, ठीक है। फिर लिख देंगे सी कैन नॉट लगा देंगे, कैन नॉट, ठीक है, गो टू हॉस्पिटल फॉर मेडिसिन, ठीक है, फॉर मेडिसिन। मतलब जब आपको रिमूव टू वाला दिया जाए तो आपको करना क्या है, टी डबल वो टू के जगह पर सो लगा देना है। तो सी इज सो वीक, वो इतना कमजोर है, दैट की सी कैन नॉट गो टू हॉस्पिटल फॉर मेडिसिन, वो दवा लेने के लिए हॉस्पिटल नहीं जा सकती। ऊपर भी वही था, सी इज टू वीक टू गो टू हॉस्पिटल फॉर मेडिसिन, वो दवा लेने के लिए अस्पताल जाने में कमजोर है, ठीक है। मतलब वो नीचे मैंने लिख दिया, सी इज सो वीक दैट सी कैन नॉट गो टू हॉस्पिटल फॉर मेडिसिन, यानी कि वो इतना कमजोर है कि वो दवा के लिए अस्पताल नहीं जा सकती।
सिंपल सा है मेरे भाई, बस ऐसे करना है, मीनिंग इसमें भी नहीं बदले तो अच्छा रहेगा। चलो दूसरा देखो, ये समझो, समझ में आ जाएगा। देखो ध्यान से समझना सारी चीजें जो जो मैं बता रहा हूं, बहुत मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने इसमें लिया है। चलो दूसरा, द चिल्ड्रेन सैंग द नेशनल एंथम वेरी चीयरफुली, यानी द चिल्ड्रेन बच्चे ने सैंग गाया द नेशनल एंथम राष्ट्रीय गान वेरी चीयरफुली बहुत प्रसन्नता पूर्वक। तो बच्चों ने बहुत प्रसन्नता पूर्वक राष्ट्रगान गाया इनटू द पैसिव वॉइस, इसको पैसिव वॉइस में आपको बदलना है। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर जी कैसे बदलेंगे भाई, तो देखो द चिल्ड्रेन सैंग द नेशनल एंथम वेरी चीयरफुली, यानी कि बच्चों ने राष्ट्रीय गान बहुत प्रसन्नता पूर्वक गाया। तो किसने गाया? बच्चों ने, तो ये द चिल्ड्रेन ये सब्जेक्ट होगा। क्या गाया? द नेशनल एंथम, ये ऑब्जेक्ट होगा, मतलब क्या गाया ये ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है, क्योंकि नेशनल एंथम उसने गाया है। अब ये आप लोग ध्यान दो कि ये कौन सा टेंस है। सैंग भैया सेकेंड फॉर्म लगा है, तो ये सिंपल सा है, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस होगा, तो इसको पैसिव वॉइस में अब हम बदलते हैं। पैसिव वॉइस में सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट लिखते हैं, तो क्या गाया था उन्होंने? द नेशनल एंथम, द नेशनल एंथम, ठीक है, ये उन्होंने गाया था, तो द नेशनल एंथम ये हम पहले लिखेंगे, ठीक है। अब आपका ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हम वाज या वियर का यूज करते हैं, तो यहाँ पे वाज का यूज कर देंगे, ठीक है। अब सैंग, ये आपका सिंग का सेकंड फॉर्म है सैंग, इसका थर्ड फॉर्म होगा संग, क्योंकि पैसिव वॉइस में हम थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं, तो वाज संग, ठीक है। अब पहले अदर वर्ड लिखेंगे, देखो वेरी चीयरफुली इसको पहले लिख देंगे, वेरी चीयर फुली, ठीक है, वेरी चीयरफुली ये मैंने लिख दिया। अब आपको बाय लगाकर सब्जेक्ट लिख देना है, बाय मैंने लिखा, द चिल्ड्रेन आपका सब्जेक्ट है, तो द चिल्ड्रेन मैंने लिख दिया। अगर आप एक्टिव पैसिव पढ़े होंगे भैया तो आपको बहुत आसानी से समझ में आएगा, नहीं पढ़े होंगे तो गलती आपकी है, इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता। तो ऊपर था द चिल्ड्रन सैंग द नेशनल एंथम वेरी चीयरफुली, यानी कि बच्चों ने बहुत प्रसन्नता पूर्वक राष्ट्रगान गाया, तो मैंने नीचे क्या लिखा, क्योंकि ये पैसिव वॉइस में बदलना था, तो क्या गाया? नेशनल एंथम, तो द नेशनल एंथम हमने ऑब्जेक्ट पहले लिखा, क्योंकि पैसिव वॉइस में हम पहले ऑब्जेक्ट को लिखते हैं फिर हेल्पिंग वर्ब को लिखेंगे। देखो ये आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, इसको पैसिव वॉइस में बदलेंगे तो वाज वेयर का यूज होगा, तो वाज मैंने लिख दिया, ठीक है। फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म मैंने लिख दिया संग, फिर अदर वर्ड लिख दिया वेरी चीयरफुली, फिर बाय लगाकर सब्जेक्ट लिख दिया, भाई काम हो गया। चलो ये भी समझ में आ गया, आना चाहिए, ऐसे धीरे धीरे प्रैक्टिस करते रहो, प्रैक्टिस मेक्स ये मैन परफेक्ट, मतलब प्रयास एक आदमी को परफेक्ट बनाती है, तो प्रयास कभी मत छोड़ो। चलो सिंटैक्स पे आते हैं। सिंटैक्स का मतलब ही होता है करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस। अगर आपके सेंटेंस में कहीं गलती है उसको सही करके लिखो, इसी को हम लोग कहते हैं सिंटैक्स। देखो देखो जैसे कालिदास वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएट ऑफ संस्कृत, यानी कि कालिदास संस्कृत के महानतम कवियों में से एक थे। इसमें गलती कहाँ? छोटी सी गलती है, कालिदास को हम कालिदास ही लिखेंगे भाई, महान है, ठीक है। वाज लिखेंगे, वन लिखेंगे, ऑफ द भी लिखेंगे, ऑफ द, ग्रेटेस्ट भी लिखेंगे, ग्रेटेस्ट, ठीक है। बस हमें करना क्या है, पोएट के जगह पर पोएट्स कर देना है, पोएट्स, क्योंकि महानतम कवियों में से एक हैं, तो पोएट्स लिख दोगे तो कवियों हो जाएगा, ठीक है। पोएट्स ऑफ संस्कृत, देखो एक वर्ड की गलती थी, अगर इसको सही कर ले गए भाई 2 नंबर आपका कंप्लीट है। तो कालिदास वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएट्स ऑफ संस्कृत, कालिदास संस्कृत के महानतम कवियों में से एक हैं। दूसरा देखो, ए नंबर ऑफ सम्स हैज बीन सॉल्व्ड, यानी कि कई प्रश्न हल हो गए हैं, कई प्रश्न हल हो गए हैं। इसमें गलती क्या है इसको समझना है, क्योंकि ये मेरे अकॉर्डिंग काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से क्वेश्चन, ठीक है। तो इसको लिखना क्या है, ये नंबर आप शम्स, अब शम्स है मतलब कई सवाल हैं, तो हैज की जगह पर हैव लिख देंगे, हैव बीन, ठीक है, सॉल्व्ड, बस इतना सा काम करना है और कुछ नहीं करना। ये नंबर ऑफ सम्स हैव बीन सॉल्व्ड, ये सिंटैक्स भी समझ में आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं, हम पैदा इसलिए हुए हैं आगे बढ़ने के लिए, कुछ करने के लिए, लाइफ में अमर होके जाएंगे।
खांसी जुकाम कितना भी हो। देखो आइडियम्स एंड फ्रेजेस पे हम लोग आ चुके हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, नाम सुना, अभी बोलूंगा तो आप कहेंगे सर जी इसका नाम तो मैंने सुना है। हिंदी में बोलते हैं मुहावरे एवं लोकोक्तियां। बस समझो, देखो फर्स्ट है द फ्रेज पॉइंट आउट मीन्स, यानी कि पॉइंट आउट फ्रेज का मतलब क्या होता है। पॉइंट आउट इसका मतलब क्या होता है, पॉइंट आउट का मतलब होता है इंगित करना, ठीक है। तो देखो ए है टू एब्यूज, ये ऑब्जेक्टिव टाइप रहेगा, आपके स्टार्टिंग में ही दिया जाएगा, मैंने पीछे कर दिया। चलो, टू एब्यूज गाली देना, टू क्राई आउट चिल्लाना, टू थिंक ऑफ सोचना, टू टेल बताना। तो भैया द फ्रेज जो पॉइंट आउट होता है ना, इसका मतलब होता है टू टेल, यानी कि बताना। बस यही इसका मतलब होता है। आपसे सिर्फ मीनिंग पूछा जा रहा है, सिर्फ अर्थ पूछा जा रहा है। दूसरा देखो द एप्पल ऑफ वंस आई, यानी कि आंखों का तारा होना मीन्स, मतलब इसका मतलब क्या होता है। तो हिंदी में तो आप तुरंत कहेंगे, देखो आंखों का तारा होना मतलब बहुत प्रिय होना। तो अब आपको पता चल चुका होगा इसका सही आंसर क्या होगा। टैलेंटेड स्टूडेंट को पता चल चुका होगा। देखो ए है द मोस्ट टेंडर पार्ट ऑफ एन आई, यानी कि आंख का सबसे कोमल भाग। टेंडर पार्ट का मतलब होता है कोमल भाग, ठीक है। दूसरा बी ए टीयरफुल आई, एक अश्रुपूर्ण भाग। सी वेरी डियर, बहुत प्रिय। डी ये कॉस्टली ट्रीटमेंट ऑफ एन आई, यानी कि आंख का महंगा इलाज। तो भैया वेरी डियर बहुत प्रिय, मतलब द एप्पल ऑफ वंस आई, आंखों का तारा होना मतलब वेरी डियर बहुत प्रिय होना। सिंपल सा तो है, आखिर इसमें है क्या। सिर्फ आप लोग समझते चलो जो जो मैं बता रहा हूं, अगर हमारे नक्शो कदम पर चलोगे तो भैया आगे बढ़ोगे। चलो आगे बढ़ते हैं, अब हम चलेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। ऐसे बढ़ते चलो, यही नीचे है टॉपिक, चलो इसको देखते हैं। इनका नाम है एंटोनिम्स, प्यार से इनको हम लोग बोलते हैं एंटोनिम्स। अब एंटोनिम्स का हिंदी तो सबको पता होगा, विपरीतार्थक शब्द या विलोम शब्द भी हम लोग इसको बोलते थे। तो आखिर ये क्या होता है, देखो जैसे फर्स्ट है द एंटोनिम ऑफ ऑप्टिमिस्टिक इज। ऑप्टिमिस्टिक का एंटोनिम क्या होगा। ऑप्टिमिस्टिक का मतलब होता है आशावादी, इसका एंटोनिम क्या होगा। ए है अनऑप्टिमिस्टिक, नहीं होगा भैया। बी है इनऑप्टिमिस्टिक, नहीं होगा। सी है पेसिमिस्टिक, इसका मतलब भी आशावादी होता है, फॉर निराशावादी होता है, क्योंकि इसका विपरीतार्थक शब्द पूछा जा रहा है। ऑप्टिमिस्टिक का मतलब आशावादी, तो इसका विपरीतार्थक शब्द क्या होगा, ठीक है। तो यहां पे सी है पेसिमिस्टिक, इसका मतलब होता है निराशावादी, यही सही होगा। डी है होपलेसनेस, यानी कि निराशाजनक। तो पेसिमिस्टिक इसका सही होगा भैया, निराशावादी। आशावादी का निराशावादी होगा, तो ऑप्टिमिस्टिक का पेसिमिस्टिक। बहुत स्टूडेंट क्या करेंगे, अनऑप्टिमिस्टिक को टिक कर देंगे या इनऑप्टिमिस्टिक को, ऐसा नहीं करना है, ये आपको फंसाने की चाल है। दूसरा देखो द एंटोनिम ऑफ जस्टिस इज, जस्टिस का एंटोनिम क्या होगा। जस्टिस का मतलब होता है न्याय, तो इसका एंटोनिम तो आपको पता चल ही चुका होगा कि मुझे बताना है। अरे बता देंगे भाई, इसमें क्या है, ठीक है। देखो ए है आइडियल, आइडियल का मतलब होता है आदर्श। आइडियल का मतलब क्या होता है, आइडियल का मतलब हाँ आदर्श होता है। बी है इनजस्टिस, इनजस्टिस का मतलब अन्याय। सी है सिंपल, सिंपल का मतलब साधारण या सरल। सिविलाइज्ड, सिविलाइज्ड का मतलब सभ्य। भैया इनजस्टिस होगा, सीधे सीधा इसका आंसर। जस्टिस का एंटोनिम इनजस्टिस, यानी कि न्याय का अन्याय, सिंपल सा है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, अब अपने सिनोनिम्स वाले टॉपिक पे आ चुके हैं। सिनोनिम्स का मतलब होता है समानार्थी शब्द, जो समान अर्थ रखते हों। जैसे उसमें विपरीतार्थक शब्द था, एक दूसरे से विपरीत अर्थ रखते थे, यहां पे समानार्थी शब्द होगा जो समान अर्थ रखेंगे। देखो फर्स्ट द सिनोनिम्स ऑफ डिलीगेंट इज, डिलीगेंट का सिनोनिम क्या होगा। देखो डिलीगेंट का मतलब होता है परिश्रमी, तो इसका सिनोनिम क्या होगा। ऐसा कौन सा वर्ड है इसमें जिसका मतलब भी परिश्रमी होता है या मेहनती होता है। तो डिलीगेंट का मतलब मेहनती या परिश्रमी। तो देखो ए है इंटेलिजेंट बुद्धिमान, बी है एनर्जेटिक ऊर्जावान, सी है मॉडेस्ट मतलब मामूली, सी डी है इंडस्ट्रियस मतलब मेहनती। हाँ भैया इंडस्ट्रियस होगा। देखो डिलीगेंट का मतलब भी मेहनती, इंडस्ट्रियस का मतलब भी मेहनती या परिश्रमी। तो दोनों का वर्ड तो अलग अलग है, लेकिन दोनों का मीनिंग सेम है, तो ये एक दूसरे के सिनोनिम्स हो जाएंगे। दूसरा देखो द सिनोनिम्स ऑफ कंट्रोवर्सी इज, कंट्रोवर्सी का सिनोनिम क्या होगा। अब कंट्रोवर्सी तो होता ही रहता है, कंट्रोवर्सी का मतलब होता है विवाद, इसका सिनोनिम क्या होगा। ए है फाइट मतलब लड़ाई, बी है एग्रीमेंट समझौता, सी है डिस्प्यूट मतलब विवाद, डी है रिजोल्यूशन यानी कि संकल्प। भैया डिस्प्यूट होगा, डिस्प्यूट का मतलब भी होता है झगड़ा या विवाद। तो कंट्रोवर्सी का मतलब भी विवाद या झगड़ा, और डिस्प्यूट का मतलब भी वही होता है, तो दोनों सेम सेम,
तो हमारा काम हो गया, ये आपका बिल्कुल राइट होगा। अब वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पे आते हैं। देखो कैसे इसको हम कॉपी में प्रेजेंट करेंगे, कैसे लिखेंगे, वो तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। जाकर यूट्यूब पर सर्च करना इस वीडियो को देखने के बाद कि 12th इंग्लिश की कॉपी कैसे लिखें, शुभम लेक्चरर, आपको क्लास मिल जाएगा। या किसी भी टॉपिक को सर्च करना है, टॉपिक का नाम लो, पीछे शुभम लेक्चरर लगाओ, आपके भैया हाजिर हैं। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पे हम आ चुके हैं। अब इसको हिंदी में अगर हम लोग बोलेंगे तो आप चौंक जाएंगे, क्या होता है बताओ। हिंदी में आप क्या है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, वन वर्ड सब्स्टिट्यूट आपको करना है। जैसे फर्स्ट देखो, ये फॉरेनर, एक विदेशी, ठीक है, हु सेटल्स, जो बसता है, ठीक है, इन ये कंट्री, किसी देश में, इज कॉल्ड, कहलाता है। यानी कि किसी देश में बसने वाले विदेशी को हम क्या कहते हैं। मान लीजिए हमारे देश में कोई विदेशी बस जाए तो उसको क्या कहेंगे। ए है इमिग्रेंट, इमिग्रेंट का मतलब होता है आप्रवासी, बी है एमिग्रेंट, इसका मतलब प्रवासी, सी है एलियन और डी है विजिटर यानी कि आगंतुक। भैया इमिग्रेंट उसको बोलेंगे आप्रवासी, यानी कि किसी देश में बसने वाले विदेशी को हम आप्रवासी कहते हैं। दूसरा देखो, ये पर्सन, एक व्यक्ति, हु लुक्स, जो देखता है, एट द ब्राइट साइड, यानी कि उजले पक्ष को, आप थिंक, चीजों को। तो वो व्यक्ति जो चीजों के उजले पक्ष को देखता है, उजियारे पक्ष को देखता है। एक होता है अंधेरे पक्ष को देखता है, तो वो तो दूसरा होगा, ये उजले पक्ष को देख रहे हैं। तो ए है ऑप्टिमिस्टिक, मतलब आशावादी, बी है साइकोफैंट, साइकोफैंट का मतलब चाटुकार, सी है साइनिक मतलब निंदक और डी है पेसिमिस्ट यानी कि निराशावादी। भैया ऑप्टिमिस्टिक होगा, यानी कि वो व्यक्ति जो चीजों के उजले पक्ष को देखता है, जो चीजों के अच्छे पक्ष को, जिसको हम लोग बोलते हैं देखता है, उसको हम ऑप्टिमिस्ट बोलते हैं, यानी कि आशावादी। और जो व्यक्ति चीजों के अंधेरे पक्ष को देखता है उसको पेसिमिस्ट बोलेंगे, यानी कि निराशावादी। तो सिंपल सा क्वेश्चन है हमारा, सिंपल सा आंसर है, नो ड्रामा नो क्लिक बैट। चलो होमोफोन्स पे अब हम लोग आ चुके हैं अपने लास्ट टॉपिक पे, 9 नंबर टॉपिक हमारा ये है। इसमें क्या होता है देखो ध्यान से समझना। होमोफोन, जैसे फर्स्ट है द, फिर डॉट 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 दिया है, मतलब इन चारों में से आपको चूज करना है कि इस डॉट 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 की जगह पर क्या रहेगा। तो द डॉट 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 ऑफ दिस वाइंड मिल इज वेरी वाइड। तो द, वेन, वेन या नन ऑफ दीज, तो भैया इसका वेन होगा, VANE। अब इस वेन को हम यहां पे फिल करते हैं, आपको करना नहीं है, मैं बता रहा हूं। तो द वेन, वेन का मतलब होता है फलक, वेन का मतलब क्या होता है, फलक होता है। जैसे देखो, इस वेन का मतलब फलक, इस वेन का मतलब व्यर्थ, इस वेन का मतलब नस, ठीक है। तो द वेन, फलक ऑफ दिस वाइंड मिल, वाइंड मिल का मतलब इस पवन चक्की का, वाइंड मिल का मतलब पवन चक्की का, इज है वेरी वाइड, बहुत चौड़ा, यानी कि इस पवन चक्की का फलक बहुत चौड़ा है। जो उसमें लगे होते हैं ना पंखे टाइप के पवन चक्की में, उसकी बात की जा रही है कि ये बहुत ज्यादा चौड़ा है, बहुत ज्यादा वाइड है, ठीक है। तो आपको करना क्या है, चारों में से सही ऑप्शन को चूज करके यहां पे फिल करना है। आप अपनी कॉपी में लिख देना, द वेन ऑफ दिस वाइड मिल इज वेरी वाइड, ठीक है। चलो दूसरा देखते हैं। दियर, यहां इज है, ये एक नॉट 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 इन द रोप, रस्सी में, बताओ क्या है। तो देखो इस नॉट का मतलब होता है नहीं, इस नॉट का मतलब होता है शून्य, इसका मतलब भी शून्य और इसका मतलब होता है गांठ। तो यही नॉट सही होगा, KNOT, यानी कि दियर इज यहां है, वहां है ए नॉट, एक गांठ, इन द रोप, रस्सी में, यानी कि रस्सी में गांठ है, ठीक है। तो यहाँ पे गांठ की बात की जा रही है, जो रस्सी में गांठ होता है ना, उसकी यहाँ पे बात की गई है। तो बात की गई है तो हमने आपको बताया भी कि आखिर क्या होगा। तो ये हमारा लास्ट वाला टॉपिक था, ठीक है। मतलब ये हमारा होमोफोन्स था। होमोफोन्स को समझना पड़ेगा क्योंकि कुछ स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं, सर ये सब तो दिखने में भाई भाई लग रहे हैं, सब देखो सेम सेम लग रहे हैं, कौन सा सही होगा। तो इसको आपको करना क्या है, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन पढ़ना है। जितना ज्यादा क्वेश्चन आप डेली प्रैक्टिस करोगे ना, उतना परफेक्ट आप बनोगे, उतना अच्छा आपका एक्सपीरियंस होगा और बोर्ड एग्जाम में जाके इस बार आप लोग हल्ला बोल के आओगे। तो स्टूडेंट आज का जो हमारा ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लास था वो फिनिश हुआ। हमने 12th इंग्लिश ग्रामर के टोटल 9 टॉपिक के 18 क्वेश्चन को बताया। एक टॉपिक के 2 क्वेश्चन, 9 टॉपिक थे, टोटल 18 क्वेश्चन मैंने आपको आज समझाया, जिसमें आपके डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन, सिंथेसिस, ट्रांसफॉर्मेशन, सिंटैक्स,
आइडियम्स एंड फ्रेजेस, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन एंड होमोफोन्स शामिल हैं। दो दो क्वेश्चन तो मैंने बता दिया है, आपको ऐसे ऐसे मैं क्लासेस आगे भी प्रोवाइड कराता रहूंगा, ठीक है, ताकि आपका एक्सपीरियंस बने और आप इस बार बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छा परफॉर्म करें, क्योंकि हमारा टारगेट है आपकी बार 95 प्लस पार। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो? इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट किसी वीडियो में, किसी मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।